दोस्तों, प्रधानी का चुनाव था, लेकिन उम्मीदवारों में एक ऐसी महिला खड़ी थी जिसको कभी गांव वालों ने देखा ही नहीं था। हालांकि वो रहती तो उसी गांव में थी, लेकिन हमेशा पर्दे में रहती थी, इसीलिए कभी भी वो सामने आती नहीं थी। लेकिन जब पोस्टर पर उसका फोटो छपा प्रधान पद के उम्मीदवार के रूप में, तो दोस्तों वो इतनी सुंदर थी कि उसकी खूबसूरती के चर्चे होने लगे। अब लोगों ने कहा, जो मस्करी टाइप के लोग थे, उन्होंने कहा कि भैया हम तो वोट इसी को देंगे, क्योंकि अगर ये जीत जाएगी तो कभी ना कभी इसके दर्शन कर लिया करेंगे। दोस्तों, चुनाव होता है, वो जीत भी जाती है, लेकिन जब भी कोई उसके द्वार पर जाता था तो उसकी मुलाकात पहले उसके ससुर से होती थी। वो उन्हें अंदर जाने ही नहीं देता था, जो भी काम धाम था वो सारा कुछ वही ससुर देखता था। दोस्तों, ये सब चलता रहा, लेकिन किसी को नहीं पता कि अंदर ही अंदर क्या चल रहा है। दोस्तों, बहुत ही दिलचस्प कहानी है, तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के गया की 2021 के चुनावी की। एक व्यक्ति जिनका नाम लखन होता है, पिछले 10 सालों से प्रधान थे। इस बार उनका हारना तय माना जा रहा था, क्योंकि हमेशा वो अपनी पत्नी को खड़ा करते थे। इस बार उनकी पत्नी नहीं थी, उनका देहांत हो चुका था, तो इसीलिए वो चुनाव में अपनी बहू को खड़ा कर देते हैं। बहू का नाम माया देवी होता है। पिछले 4 सालों से वो अपने घर आ जा रही थी, लेकिन कभी किसी ने माया देवी का चेहरा नहीं देखा था। कुछ औरतों ने ही सिर्फ देखा था, बहुत ही पर्दे में उसको रखते थे, यहाँ तक कि कभी वो बाहर निकलती नहीं थी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, जैसे ही पोस्टर में उसका फ़ोटो छपा तो उसकी खूबसूरती देखकर लोग हैरान रह गए। लोगों में तरह तरह की बातें होने लगी कि इतनी सुंदर थी, तभी तो प्रधान जी उसको छुपा कर रखते थे। अब वो चुनाव में खड़ी होती है, लोग उसे वोट भी देते हैं, वो जीत भी जाती है। अब जो माया के ससुर थे, जिनका नाम लखन होता है, वही सारा कुछ काम धाम देखते थे, और माया के पति का नाम इंद्रजीत होता है, उससे भी कोई मतलब नहीं था। अब जब लखन लाल पर घर पर नहीं होते थे, कोई आता था, किसी को ज़रूरत पड़ती थी, तो उसे लौट कर जाना पड़ता था। वो बड़बड़ाता भी था कि भाई, जब प्रधान घर में है, जो औरत है, जो प्रधान है, उनकी बहू प्रधान है, दस्तखत मोहर का काम है, तो इसमें लखन का क्या काम है? यहाँ पर आओ तो काम ही नहीं होता। तो इस तरीके से लोग कहकर चले जाते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है कि एक आदमी को अपना कोई प्रमाण पत्र या कुछ भी रहा होगा, उसे बहुत ज़रूरी था बनवाना, उसकी नौकरी का सवाल था। वो घर पर आता है, प्रधान जी थे नहीं, क्योंकि जो लखन थे वो थे नहीं, 10 दिन के लिए कहीं गए हुए थे। अब वो आता है तो कहता है, भाई ये मुझे इस कागज़ पर दस्तखत चाहिए प्रधान जी का, और बहुत ज़रूरी है। द्वार पर जो है माया का पति इंद्रजीत बैठा हुआ था। वो बोला, भैया मुझसे कोई मतलब नहीं है, पिताजी आएंगे तब काम होगा। वो भड़क जाता है, कहता है, यार पिताजी का इसमें क्या लेना देना है? पत्नी है तुम्हारी जो प्रधान है, घर में है, तुम एक दस्तखत नहीं करवा कर ला सकते? और मेरी नौकरी का सवाल है, ये तो कोई बात नहीं हुई। वो लड़ने लगता है, जिद पर अड़ जाता है, लेकिन इंद्रजीत जो है मना करता है, कहता है, भाई मुझे प्रधान से मतलब नहीं है। जब तुम वोट दिए थे तब तुम नहीं सोचे थे, और अब आए हो तुम मुझसे लड़ रहे हो। जब वो आएंगे तभी काम होगा, जाओ यहाँ से। लेकिन वो धमकी देता है, भाई मैं मुकदमा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, शिकायत करूंगा। इंद्रजीत भी सोचता है कि चलो, बहुत लगता है परेशान है। तो उनके घर में एक नौकर था उनका, जो कि करीब 18-19 साल का था। पिछले 8 सालों से उन्हीं के घर में काम कर रहा था। इस गांव का लड़का था, आगे पीछे उसका कोई था नहीं, तो वही उनके घर पर काम करता था, जो कि उनके गाय वगैरह खिलाता था, खेती बाड़ी भी देखता था। जो भी थोड़ी बहुत ज़मीन थी, तो उसको बुलाते हैं, उसका नाम सुभाष होता है। उससे कहते हैं, सुभाष इधर आइए, ज़रा कागज़ ले जाओ, और इसमें जो है जाओ भाभी से तेरी इस पर सिग्नेचर करवा के ले आ। अब वो खड़ा खड़ा देखता है, क्योंकि कभी वो घर में गया नहीं था, उसको घर में जाने की इजाज़त थी नहीं। वो कहता है, भैया मैं कैसे जाऊं घर में, और मैं तो कभी जाता नहीं घर में। वो कहता है कि जा तू अंदर और जाकर बोल देना कि मैंने भेजा है। सुभाष जो है वो घर में चला जाता है। पहली बार वो माया देवी के सामने गया था, जबकि 7-8 सालों से उस घर में वो काम कर रहा था, और पिछले 3-4 सालों से माया देवी की शादी हुई थी, और घर में वो आ जा रही थी, लेकिन कभी उसकी सीधे तौर पर मुलाकात नहीं हुई थी। वो जो है जाता है, माया देवी आंगन में खड़ी थी, वास्तव में इतनी खूबसूरत थी कि सुभाष भी पहली बार जब देखता है तो वो भी देखता रह जाता है। माया देवी जब उसको देखती है तो कहती है कि वो भी चौंक जाती है कि कैसे घर में आ गया। वो बोलती है कि क्या काम है? तो बोलता है कि इस पर जो है दस्तखत करना है, भैया ने बाहर से भेजा है। तो वो बड़बड़ाने लगती है, कहती है कि पहले मेरी ज़िंदगी नरक थी, अब और नरक हो गई है। मोहर जो है उसने कहीं पर रख दिया था, इधर उधर ढूंढने लगती है। जो इस टाइम होता है प्रधान का, वो ढूंढने लगती है, उसे मिलता नहीं है, तो बहुत परेशान हो जाती है।
और बस बड़बड़ाती रहती है। जो सुभाष था वो सोचता है कि यार लगता है इसे बड़ा कष्ट है इसकी ज़िंदगी में, और प्रधान है इसको खुश होना चाहिए, प्रधान है ऐसे बड़बड़ाए जा रही है। फिलहाल वो चुपचाप खड़ा रहा। कुछ देर में मोहर मिल जाती है, उस पर स्टाम्प लगाती है, सिग्नेचर करती है और उसके बाद कहती है कि ले जाओ। उसके हाथ में पकड़ाते हुए वो सोचती है कि मैं इतना बड़बड़ाई हूँ, ये सुना होगा, कहीं जाकर बाहर कुछ कहना दे। वो कहती है कि ऐसा है कि तुम बाहर जाकर कुछ बोलना मत। वो कहता है कि मुझे क्या ज़रूरत है बोलने की। वो चला जाता है और वहाँ पर वो व्यक्ति इंतज़ार कर रहा था, उसको कागज़ देता है, वो धन्यवाद करता है इंद्रजीत का, और उसके बाद नसीहत भी देता है कि भाई एक छोटे से काम के लिए तुम अपने पिताजी का इंतज़ार करवाते हो, ये अच्छी बात नहीं है, ऐसे थोड़ी प्रधानी चलती है, और अब की बार पता नहीं तुम कैसे जीत गए। नसीहत देकर चला जाता है। लेकिन जो सुभाष था वो सोचता है यार सही बात ये कह रहा है, ये लोग कुछ ज़्यादा ही पर्दा करते हैं। तभी फिर कोई आ जाता है और उसके बाद फिर वो जाता है सिग्नेचर करवाने के लिए। फिर वो बड़बड़ाती है और उसके बाद फिर जब वो आता है तो कहती है कि बाहर जाकर कुछ मत बोलना। वो चला आता है। एक दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, तीसरे दिन जो इंद्रजीत था वो घर में जाता ही नहीं था। अक्सर वो सुभाष नोटिस करता था कि ये घर में क्यों नहीं जाता है, तो उसको कहीं जाना था, कपड़े की ज़रूरत थी, तो उससे बोलता है कि जाओ घर में से मेरा कपड़ा मांग लाओ। वो घर में जाता है और कहता है कि भाभी जी भैया कपड़े मांग रहे हैं, कहीं जाएंगे। तो वो कहती हैं क्या हुआ उनका, क्या हुआ, अब वो क्या अपनी शक्ल भी नहीं दिखाएंगे, उनसे जाकर बोलो कहीं चुल्लू भर पानी में डूब मरे। अब शक्ल भी दिखाने लायक नहीं बचे लगता है। अब दोस्तों वो कपड़ा तो देती है, लेकिन फिर वो आता है तो कहती है कि ऐसा है कि बाहर जाकर कुछ मत बोलना जो मैंने तुमसे बोला है। वो सोचता है यार अजीब सी बात है, क्या चल रहा है। उसके मन में हज़ारों सवाल थे, बहुत कुछ वो जानना चाहता था, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ पूछे। लेकिन फिर अब कोई और आया ऐसे ही, तो कागज़ पर सिग्नेचर और स्टाम्प लगवाने के लिए फिर गया। तो वो काफ़ी जब बड़बड़ाने लगी तो कहने लगा कि ऐसा है कि भाभी जी आप प्रधान हैं, आपको तो गर्व होना चाहिए, आप इतना क्यों बड़बड़ाती हैं, क्या आपको ये अच्छा नहीं लगता। तो कहती है तुम्हें क्या पता मेरी परेशानी, तुम तो कभी अंदर आते नहीं हो, तुम्हें आने नहीं दिया जाता है, तुम क्या जानो मेरा दुख दर्द। उसके बाद वो चला जाता है। लेकिन जब 10 दिन बीत गए, अब 10 दिन बाद उनका आना था, तो एक दिन जब वो आ जाता है, तो जब वो वहाँ से वापस आता है सुभाष अंदर से अपना सिग्नेचर करवा के, तो उसका हाथ पकड़ लेती है। अब जब हाथ पकड़ लेती है तो सहम जाता है, सोचता है ये क्या, सोचता है शायद अनजाने में हुआ होगा। लेकिन जब फिर वो वापस आता है तो फिर वो कहती है कि ऐसा है कि बाहर जाकर कुछ मत बोलना। उसने कहा कि क्या नहीं बोलूँगा, क्या आपने ऐसा कहा है। तो बोली मैंने जो तुम्हारा हाथ पकड़ा है ये चीज़ बाहर जाकर मत बोलना। अब दोस्तों वो समझ जाता है कि क्या कुछ होने वाला है, उसके खुशियों का ठिकाना नहीं, क्योंकि जिसको देखने के लिए लोग तरसते जाते थे, कहीं ना कहीं वो अपनी तरफ से हाथ बढ़ा चुकी थी। फिलहाल वो बाहर आता है। 10 दिन बीत चुके थे और उसके बाद जब लखन घर वापस आते हैं, कहीं पर जो गए हुए थे आते हैं, जब उनको पता चलता है कि यह घर के अंदर गया था, ऐसे ऐसे कोई आया था और कागज़ पर सिग्नेचर वगैरह करवा रहा है, तो वो बुरी तरह से भड़क जाते हैं। उसको उल्टा सीधा कहने लगते हैं, कहते हैं तेरी हिम्मत कैसे हुई घर में जाने की। उसने बोला मैं तो नहीं जा रहा था, भैया ने भेजा। अब वो अपने बेटे पर भड़क जाते हैं, इंद्रजीत पर भड़क जाते हैं। उसे भी कहते हैं कि अगर तुझे इतना ही शौक़ है तो अपनी बीवी को ले जा मार्केट में बैठा दे, वहाँ अपना सिग्नेचर करती रहेगी, और फिर जाकर अपनी बहू को भी डांटने लगते हैं। सुभाष के समझ में नहीं आता ये क्या चल रहा है अंदर इस तरीके से। लेकिन दोस्तों अगले दिन इन दोनों को कहीं जाना था, बाप बेटों को, इंद्रजीत को और लखन को। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से दोनों बाइक से जा रहे थे और कोई ट्रक वाला उनको रास्ते में ठोक दिया और इन दोनों की मौत हो जाती है। जैसे ही ये खबर लगती है गांव में हाहाकार मच जाता है, सारे लोग जुटते हैं, क्रियाक्रम होता है और उसके बाद सब हाय हाय करने लगते हैं। लेकिन एक कहावत है कि 1 अनार और 100 बीमार। अब जो माया देवी थी दोस्तों, प्रॉपर्टी भी थी 40-50 लाख की। अब जितने भी उसके चाचा ताऊ लोग थे इंद्रजीत के, जो कि कभी उसे वोट भी नहीं देते थे उसके पिताजी को, वो सारे लोग आने लगे और उनके लड़के भी थे। तो कोई इधर से कहता है कि कोई बात नहीं, हमारे घर की ही बहू है, हम अपने लड़के से अब इसकी शादी करवा देंगे, घर का मामला घर में रह जाएगा, और इतनी प्रॉपर्टी है तो वो भी हम लोग देख लेंगे। अब कई लोग इस तरह से, जो इंद्रजीत के मौसा और मामा फूफा ये सब लोग थे, वो भी इस सब चीज़ के दावेदार बन गए, क्योंकि उनके भी लड़के थे, वो भी यही प्रस्ताव रखें। क्योंकि माया देवी सुंदर भी थी, 4 सालों से कोई बच्चा वगैरह भी नहीं था, तो वो सारे लोग भी यही चाहते थे कि मेरे घर पर आ जाए या मेरे लड़के से शादी कर ले। कहीं ना कहीं सबकी नज़रें वो प्रॉपर्टी पर टिकी हुई थी। लेकिन इधर जो सुभाष था, अब थोड़ा बहुत इन दोनों के बीच में दोस्ती हुई थी, माया और सुभाष के बीच में, और जैसे ये बात आगे बढ़ती है यह हादसा हो गया, उन दोनों की कहानी वहीं पर ख़त्म हो गई।
कहानी दूसरी चालू हो गई। अब उसके माँ बाप भी आए जो माया देवी के थे, उसके मायके से आए। वो लोग भी चाहते थे कि उनकी बेटी किसी से शादी कर ले, क्योंकि अभी तक उनकी बेटी जो कुछ झेला था वो उनका दिल ही जानता था। उन्होंने किसी से कुछ कहा नहीं था। दरअसल जो इंद्रजीत से शादी हुई थी बहुत गलत हो गई थी। इंद्रजीत जो है किसी भी हालत में माया के लायक था नहीं। 4 सालों से कभी भी उसने उसको एक हिसाब से छुआ तक नहीं था, क्योंकि उस कंडीशन में नहीं था। और माया ये चीज़ अपने माँ बाप को बता चुकी थी, लेकिन फिर भी वो लोग सोच रहे थे कोई बात नहीं, इलाज चल रहा है दामाद का, ठीक हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसे कोई बीमारी थी उसके अंदर कि वो कभी ठीक नहीं होने वाली थी। लेकिन अब यह हादसा ही हो गया कि दोनों लोग चले गए। और इसीलिए जो माया के ससुर थे वो उस पर कड़ी नज़र रखते थे कि किसी के संपर्क में ना आ जाए। इसीलिए ना किसी से मिलने जुलने देते थे, ना किसी को अंदर जाने देते थे। माया को ही उसके मायके कम ही भेजते थे। एक हिसाब से वो अपनी रेपुटेशन के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए कि हाँ मेरा बेटा ठीक है, मेरी बहू मेरे घर में है, वो जो है उसको एक हिसाब से ज़बरदस्ती घर में रखते थे। और माया देवी भी मजबूर थी, किसी तरीके से दिन काट रही थी। लेकिन जब ये सब हो गया तो अब जब सारे लोग बोलने लगे कि चलो अब हम जो हैं इसके दावेदार हैं, हम हैं, माया ने सबको मना कर दिया। उसने बोला कि मुझे शादी नहीं करनी है। सब जो है निराश हो गए, अपने अपने घर चले गए। 1-2 महीना हो गया। अब सुभाष और माया दोनों घर में रहते थे, इनके अलावा और कोई नहीं रहता था। लेकिन इस बीच जो उसके पटीदार के लोग थे जो कि उस धन के दावेदार थे, तो वो सोचने लगे कि अगर ये शादी नहीं करेगी तो कम से कम कहीं चली जाए यहाँ से, और चली जाएगी तो फिर धन पर हमारा कब्जा हो जाएगा। और इसीलिए उन्होंने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। वो जाकर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी कि जो सुभाष है और माया है, इन लोगों ने मिलकर ये एक्सीडेंट करवाया था और जिसकी वजह से उन बाप बेटों की मौत हो गई थी। पुलिस वाले जांच में जुट जाते हैं, लेकिन जब वो पाते हैं कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ धन दौलत हड़पने के लिए झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो उन लोगों ने, पुलिस वालों ने उन लोगों को भी डांटा फटकारा और बोला कि आइंदा ऐसी गलती मत करना, जो महिला है उसे सुकून से रहने दो। लेकिन इस पर भी वो लोग नहीं माने। वो सुभाष को धमकाने लगे कि तू यहाँ से कहीं छोड़कर चला जा। लेकिन सुभाष जाता तो कहाँ जाता, उसका कोई था नहीं, और वैसे भी वो छोड़कर जाना नहीं चाहता था। वो सोचता था कि मैं चला जाऊंगा तो माया देवी परेशान हो जाएगी, अकेली हो जाएगी। वो सोचता था पहले ये घर छोड़कर जाए फिर मैं जाऊंगा। और जो चाचा थे, वो लोग थे, पटीदार थे, वो मानने को तैयार नहीं थे। वो सोच रहे थे कितना जल्दी इसका धन जो है वो हमारे कब्जे में आ जाए। अब वो जो है रोज़ नए नए इल्ज़ाम लगाने लगे कि इसको घर में कोई कमी नहीं है, एक मर्द है तो इसको किस चीज़ की कमी है। और इसके लिए उन्होंने एक दिन पंचायत बुला ली, उसके माँ बाप को बुला लिया कि हमारे घर की इज्जत खराब हो रही है, ऐसा ऐसा अंदर कुछ चल रहा है। उसके माँ बाप आए, कई लोग आए, पंचायत जुटी, पुलिस वाले भी आ गए। तो उन लोगों ने कहा कि भाई हमारी इज्जत खराब हो रही है, आप अपनी बेटी को ले जाओ, इसका कहीं शादी वगैरह कराओ। लेकिन उसके माता पिता ने कहा कि हम शादी करेंगे लेकिन यहीं पर करेंगे। उन्होंने बोला किससे करोगे? उन लोगों ने बोला सुभाष से करेंगे। अब जब सुभाष ये बात सुनता है तो उसका मुंह खुला का खुला, वो कुछ कह नहीं पाता। उससे पूछते हैं करोगे? तो कहता है जैसी आप लोगों की इच्छा। और ये लोग कहते हैं ये कैसे करेगा, बहुत गहमा गहमी होती है। पुलिस बुला ली जाती है। जब पुलिस आती है तो अब लोगों से सवाल जवाब किया जाता है। माया देवी से पूछा जाता है। माया देवी कहती है कि हाँ मैं जो है सुभाष से शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन दोस्तों जब उसके माता पिता ने माया से पूछा कि बेटी ज़िंदगी के बारे में क्या सोचा है, तो उसने बोला था कि कहीं ना कहीं जो सुभाष है इसे धन दौलत से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो कह चुका था कि जैसे ही आप इस घर से जाओगी मैं भी इस घर से चला जाऊंगा। उसने कई बार माया को बोला था कि आप कहीं शादी कर लो, ये धन दौलत किस काम का, आपके लिए कंकड़ पत्थर के समान है। तो बहुत ज़्यादा समझाता था। माया देवी समझ चुकी थी कि इसको धन दौलत से कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ मेरे सुख और चैन से मतलब है। इसीलिए उसने माँ बाप से कहा था कि अगर सुभाष से मेरी शादी हो जाएगी तो बहुत अच्छा होगा। इसीलिए दोस्तों वो दोनों ने प्रस्ताव रखा और वहाँ पर इन दोनों ने एक दूसरे से शादी के लिए हाँ कर दिया। अब जो सारे लोग थे वो छटपटाने लगे कि ऐसा कैसे हो गया। लेकिन पुलिस वाले बोले कि भाई ये भी बालिग है, 19 साल का है, लड़की भी 23 साल की जो माया है वो भी है, तो अब उनकी जो मर्जी वो करेंगे, तुम लोग कभी बीच में पड़ना नहीं। दोस्तों इस तरीके से दोनों की शादी हुई, दोनों पति पत्नी के रूप में अपना जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों यही रही कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।